आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक सबसे बड़े पैराडॉक्स की, एक ऐसे शक्तिशाली बादशाह की कहानी जिसकी लगभग 50 साल की हुकूमत जीतों से भरी हुई थी, लेकिन अनजाने में उसकी हर जीत ही उसके विशाल साम्राज्य के पतन की वजह बन रही थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? कोई 50 साल तक लगातार जीतता रहे और उसी जीत की वजह से उसका पूरा साम्राज्य बिखर जाए। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। औरंगजेब की कहानी उसके बादशाह बनने से भी पहले शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है एक जंग से, और ये जंग किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि उसके अपने ही परिवार के खिलाफ थी। साम्राज्य पर राज करने से पहले उसे इसे अपने ही भाइयों से जीतना था। और ये जो जंग थी ना, ये बहुत ही तेज और कह सकते हैं बहुत क्रूर थी। जैसे ही 1657 में बादशाह शाहजहां बीमार पड़े, मानो एक तूफान आ गया। औरंगजेब ने एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को, यहाँ तक कि अपने भाइयों को भी रास्ते से हटा दिया। उसका मकसद साफ था, मुगल तख्त पर सिर्फ और सिर्फ उसका कब्जा हो। तो 1658 तक जब जीत लगभग तय हो गई, औरंगजेब ने खुद के लिए एक नया नाम चुना, आलमगीर, मतलब दुनिया को जीतने वाला, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उसके इरादों का, उसकी एम्बिशन का एक खुला ऐलान था, एक नए दौर की शुरुआत थी। और आलमगीर बनने के बाद शुरू हुआ 50 साल का एक लंबा संघर्ष। औरंगजेब का पूरा शासनकाल, आप कह सकते हैं, एक कभी ना खत्म होने वाला युद्ध था। उसकी पहचान ही यही बन गई। 50 साल, जरा सोचिए, लगभग 50 साल तक। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब इतने लंबे समय तक जंग चलती है ना, तो वो साम्राज्य के खजाने पर, उसकी पूरी ताकत पर कितना भारी बोझ डालती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और ऐसा नहीं था कि जंग सिर्फ एक जगह चल रही थी। नहीं, औरंगजेब एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा था। एक तरफ दक्कन में मराठे थे, बीजापुर और गोलकुंडा, तो दूसरी तरफ अफगान कबीले, फिर जाटों और सतनामियों के विद्रोह, राजपूतों से भी संघर्ष चल रहा था और सिखों के साथ भी। मतलब पूरा का पूरा एम्पायर हर वक्त एक वॉर जोन बना हुआ था। लेकिन इन सब में से जो एक जंग थी, जो साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी, वो थी दक्कन में मराठों के साथ। दशकों तक चली ये जंग। सोचिए, किसी और मुगल बादशाह ने इतना लंबा एक ही युद्ध नहीं लड़ा था। ये जंग असल में औरंगजेब के पूरे राज का सेंटर पॉइंट बन गई। अब औरंगजेब की इस लगातार जीतने की जिद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत में। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि जिस मुगल साम्राज्य के लिए औरंगजेब लड़ रहा था, उसकी नींव कैसे रखी गई थी। और इसके लिए हमें देखना होगा इसके फाउंडर बाबर को। बाबर की कहानी औरंगजेब से एकदम उल्टी थी। उसकी कहानी जीत से नहीं बल्कि हार से शुरू हुई थी। बाबर की जो शुरुआती जिंदगी थी ना, वो एक के बाद एक हार की कहानी थी। उसने अपनी होमलैंड सेंट्रल एशिया में समरकंद को जीतने की बार बार कोशिश की, पर हर बार उसे हार का मुंह देखना पड़ा। एक तरह से वो लगातार हार रहा था। तो यहाँ पर फर्क साफ दिखता है ना? एक तरफ बाबर था जो अपना सब कुछ हारने के बाद एक नया साम्राज्य बनाने निकला था, और दूसरी तरफ औरंगजेब जो दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक को विरासत में लेने के लिए अपने ही परिवार से लड़ रहा था। दोनों के रास्ते, दोनों की वजहें, सब कुछ बिल्कुल अलग था। तो पॉइंट ये है कि भारत में जो मुगल साम्राज्य बना, वो किसी ग्रैंड प्लान का नतीजा नहीं था। वो असल में मजबूरी और नाकामी से पैदा हुआ था। ये बाबर की लगातार हार ही थी जिसने उसे एक नई जमीन यानी भारत की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, तो अब वापस आते हैं औरंगजेब पर। उसकी जो नीतियां थीं और ये जो कभी न खत्म होने वाली जंगें थीं, इनका असर अब साम्राज्य पर दिखने लगा था। धीरे धीरे साम्राज्य के ढांचे में दरारें पड़ने लगी थीं। सिर्फ जंग ही नहीं, औरंगजेब के कुछ घरेलू नीतियां भी थीं जो कह सकते हैं काफी सख्त थीं। जैसे शाही दरबार में म्यूजिक पर बैन लगा देना, या फिर 1679 में जजिया टैक्स को दोबारा लागू करना। इन फैसलों से साम्राज्य में काफी विवाद हुआ और बहुत से लोग नाराज हो गए। और अब देखते हैं कि इन दरारों का नतीजा क्या हुआ। सबसे पहले, खजाना खाली। दक्कन की जंग ने दशकों में मुगल खजाने को लगभग सुखा दिया था। दूसरा, सैनिक थके हुए। जो मुगल सेना कभी अपराजय मानी जाती थी, वो सालों साल लड़ लड़कर अब बुरी तरह थक चुकी थी।
उनका हौसला टूट रहा था। और तीसरा, विद्रोह की शुरुआत। जैसे ही दिल्ली में बादशाह की पकड़ ढीली पड़ी, अलग अलग इलाकों के गवर्नर और लोकल पावर वो सब अपनी मनमानी करने लगे। एक तरह से बगावतें शुरू हो गई। तो अब हम पहुंचते हैं औरंगजेब की जिंदगी के आखिरी सालों में। ये वो वक्त था जब साम्राज्य की ये दरारें इतनी बड़ी हो चुकी थीं कि उन्हें छिपाना नामुमकिन था। ये वाकई एक युग का अंत था। 1700 आते आते हालत बिल्कुल साफ हो चुकी थी। एक तरफ मराठा ताकत साउथ से लेके नॉर्थ तक बढ़ रही थी, दूसरी तरफ दिल्ली में मुगल सत्ता कमजोर हो रही थी और सूबेदार आज़ाद हो रहे थे। पूरा सिस्टम बस ढहने ही वाला था। और फिर वो दिन आया, 3 मार्च 1707। इस लंबे और उथल-पुथल भरे शासन का अंत हुआ। औरंगजेब की मौत हो गई। और ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि यही वो पॉइंट था, मुगल साम्राज्य के पतन की असली शुरुआत। औरंगजेब की मौत के साथ वो गोंद भी खत्म हो गया, जिसने इतने बड़े एम्पायर को किसी तरह जोड़ कर रखा हुआ था। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली विरासत क्या होती है? वो साम्राज्य जो बाबर ने बनाया था, या फिर वो साम्राज्य जो औरंगजेब अपने पीछे छोड़ गया? एक टूटता हुआ, बिखरता हुआ साम्राज्य